तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किन नए राजवंशों का उदय हुआ और उनमें सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था। तो गुप्ता पीरियड के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें से कुछ राजवंश मैं आपको बताता हूं, जिसमें से मैत्रक वंश था। मैत्रक के अलावा और कौन सा राजवंश था? मौखरी। इसके अलावा कौन सा था? पुष्यभूति। इसके अलावा चंद्रवंश या फिर गौड़वंश कह सकते हैं। और इसके अलावा परवर्ती गुप्त। मैत्रक वंश कहां पर? वल्लभी। मौखरी वंश कन्नौज, थानेश्वर, बंगाल। और परवर्ती गुप्त मगध में। कहां पर? मगध में। इनमें सब में शक्तिशाली कौन था? पुष्यभूति। हम पुष्यभूति के बारे में जिक्र करेंगे। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुष्यभूति ही था। पुष्यभूति। और ये किसके सामंत थे? गुप्तों के सामंत थे। किसके सामंत थे? गुप्तों के सामंत। अब इस वंश में और अन्य शासक कौन कौन हुए? तो नरवर्धन, आदित्यवर्धन, और प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। एक तो हर्षवर्धन और एक राज्यवर्धन। कौन कौन? एक तो हर्षवर्धन, एक राज्यवर्धन। एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। ठीक है। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? राज्यश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मन से। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? ग्रहवर्मन। और ग्रहवर्मन का संबंध किससे है? मौखरी वंश से। किस वंश से? मौखरी वंश से। राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी थी? इसकी हत्या किसने कर दी थी? शशांक ने। किसने हत्या कर दी थी? शशांक ने। किसने की थी? शशांक ने। शशांक का संबंध किस वंश से है? तो गौड़ वंश से। शशांक वही है जिसने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है। अब आते हैं हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने के लिए। किसके बारे में? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो
हर्षवर्धन के शासन काल की जानकारी, उसके समय में समाज की जानकारी हमें कहां से पता चलती है? एक तो हर्षचरित से, हर्षचरित से, और संस्मरण। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। किसने की थी? बाणभट्ट की। बाणभट्ट की और भी कोई रचना थी तो कादंबरी। कौन सी रचना थी? कादंबरी। हर्षवर्धन के 3 प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से? तो हम याद रखेंगे PNR। पी से प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, N नागानंद, R से रत्नावली। इसी के समय में चीनी यात्री वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग आया था। वेनसांग को और किस नाम से जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? वेनसांग को। वेनसांग ने क्या बताया है कि समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। सर्वोच्च कौन था? सर्वोच्च ब्राह्मण। सर्वोच्च ब्राह्मण। शूद्र किसान थे। ठीक है। वेनसांग ने और कहा, क्या कहा है? न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं थी। हर्षवर्धन के समय में न्याय व्यवस्था ठीक नहीं थी। ये बात किसने कहा है? वेनसांग ने कहा है। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी हर्षवर्धन के समय में? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? छोटी इकाई कौन सी थी प्रशासन की? ग्राम। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम का प्रधान, ग्राम का प्रधान यानी कि जो ग्राम का प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? ग्राम के प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे। ठीक है, ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे। इसके अलावा हर्षवर्धन ने अपने पूरे साम्राज्य को राष्ट्र, विषय, भुक्ति और ग्राम में बांट रखा था। राष्ट्र, विषय, भुक्ति और ग्राम में बांट रखा था। ठीक है। जो भुक्ति मतलब प्रांत,
को भुक्ति कहते थे, जिले को क्या कहते थे? विषय। जिले को क्या कहते थे? विषय। अब हर्षवर्धन के बारे में और क्या जानना है हमें? तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? कश्मीर पर आक्रमण किया था। कहां आक्रमण किया था? कश्मीर पर। किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने कहां आक्रमण किया था? कश्मीर पर आक्रमण किया था। कहां पे आक्रमण किया था? कश्मीर पर आक्रमण किया था और वहां से महात्मा बुद्ध के दांत लिया है। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या किया? वहां से महात्मा बुद्ध के क्या लिया है? दांत लिया है। और उसे कहां स्थापित किया? तो कन्नौज के पास संघाराम में, संघाराम नामक स्थान पर। ठीक है, हर्षवर्धन के समय ही या फिर ये कह सकते हैं हर्षवर्धन ने दो बड़े विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। दो बड़े विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। कहां कहां किया? एक तो कन्नौज, नहीं, एक तो प्रयाग, दूसरा कन्नौज में। कहां? प्रयाग और कन्नौज में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के समय में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो हर्षवर्धन के समय में आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर, कृषि कर और कृषि उपज का 1/6 भाग, कृषि उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कितना भाग? 1/6 भाग किस रूप में लिया जाता था? कर के रूप में लिया जाता था। और जो ये कर वसूलता था उसको क्या बोलते थे? भौगिक बोलते थे। क्या बोलते थे? भौगिक बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको महासामंत। महासामंत किसको बोलते थे? हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक को क्या बोलते थे? महासामंत। और मंत्री को क्या बोलते थे? मंत्री को क्या बोलते थे? इसको तो महासामंत बोलते थे, मंत्री को अमात्य बोलते थे। अमात्य बोलते थे। ठीक है, अमात्य बोलते थे। सिंचाई के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था उसको तुला यंत्र बोलते थे। तुला यंत्र। अब तुला यंत्र का मतलब हो गया एक तरीके से जल पंप। जल पंप। तो ये सब इतनी सारी जानकारियां किसके बारे में हुई? हर्षवर्धन। और मैंने बता दिया कि गुप्ता पीरियड के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ था उनमें कौन कौन से राजवंश थे, और उसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने की थी। और उनमें शासक कौन कौन से हुए? नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, हर्षवर्धन और राजश्री उनकी पुत्री थी और राजवर्धन पुत्र था। अब इसमें एक बात और बतानी रह गई कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह, किसने? हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? ध्रुवसेन द्वितीय के साथ। किसके साथ कर दिया था? ध्रुवसेन द्वितीय के साथ। ध्रुवसेन द्वितीय का संबंध किससे है? मैत्रक वंश से। किससे है? मैत्रक वंश से। इसके अलावा हर्षवर्धन का युद्ध किससे हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय
का संबंध किस वंश से है? वातापी या बादामी के चालुक्य वंश से, जिसका एक प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में भयंकर युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें किसकी हार हुई थी? हर्षवर्धन की हार हुई थी। ठीक है। अब वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको।